हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल पर 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक बाज़ार मार्केट, जिसके अंतर्गत आज पढ़ाया जा रहा है बाज़ार किसे कहते हैं, बाज़ार का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसका आधार क्या है और समय के आधार पर बाज़ार के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखें बाज़ार का अर्थ। साधारण बोलचाल की भाषा में बाज़ार शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान विशेष से है जहाँ किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता व विक्रेता एकत्र होते हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय खरीदना और बेचना। परंतु अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का अर्थ इससे भिन्न है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहाँ तक किसी वस्तु के क्रेता खरीदने वाले व विक्रेता बेचने वाले फैले होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण वस्तु के मूल्यों में एक रूपता यानी समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बाज़ार का वर्गीकरण कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र में बाज़ार का वर्गीकरण निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जाता है। यानी सबसे पहला है क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरा समय की दृष्टि से, बिक्री की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से और वैधानिकता की दृष्टि से। तो सबसे पहले लेते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से बाज़ार कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से बाज़ार के वर्गीकरण का आधार यह होता है कि वस्तु विशेष के क्रेता व विक्रेता कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं और इस दृष्टिकोण के आधार पर हम बाज़ार को कितने चार भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है स्थानीय बाज़ार, लोकल मार्केट। जब किसी वस्तु की मांग स्थानीय होती है अथवा उसके क्रेता और विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही सीमित रहते हैं, तब उस वस्तु का बाज़ार स्थानीय होता है। प्राय भारी एवं कम मूल्य वाली वस्तुओं तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाज़ार स्थानीय होता है, जैसे ईंट है, दूध है, गोश्त है, सब्जी है। ये जो बाज़ार होते हैं ये सब स्थानीय होते हैं। परिवहन के विकास एवं वस्तुओं को सुरक्षित रखने के साधनों के विकास के कारण अब स्थानीय बाज़ार वाली वस्तुओं का बाज़ार धीरे धीरे विकसित होकर प्रादेशिक बाज़ार का स्थान लेता जा रहा है। अब दूसरे नंबर पर आता है प्रादेशिक बाज़ार। जब वस्तु के क्रेता और विक्रेता केवल एक ही प्रदेश तक सीमित हों, तब ऐसा बाज़ार प्रादेशिक होता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में राजस्थानी पगड़ी तथा लाख की चूड़ियाँ केवल राजस्थान में ही प्रयोग में लाई जाती हैं, अन्य राज्यों में नहीं। अतः इन वस्तुओं का बाज़ार प्रादेशिक कहा जाएगा। फिर होता है तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय बाज़ार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय केवल उस राष्ट्र तक ही सीमित हो जिस राष्ट्र में वह वस्तु उत्पन्न की जाती है, तब वस्तु का बाज़ार राष्ट्रीय होगा। जैसे हमारे यहाँ गांधी टोपी है, जवाहर कट धोतियाँ हैं आदि। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका क्रय विक्रय केवल भारत में ही है, अतः इन वस्तुओं का बाज़ार राष्ट्रीय बाज़ार कहा जाता है, अर्थात दूसरे देश में इनकी कोई मांग नहीं है। और चौथे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, यानी जो एक देश दूसरे देश के साथ करता है, अन्य देशों के साथ करता है। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से आयात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं या जब किसी वस्तु की मांग देश व विदेश में हो, तो उस वस्तु का बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे सोना, चांदी, चाय, गेहूँ आदि वस्तुओं के बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। अब ख आता है समय की दृष्टि से।
तो प्रोफेसर मार्शल ने समय के अनुसार बाज़ार को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 होता है अति, ये बहुत शॉर्ट में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन कि अति अल्पकालीन बाज़ार या दैनिक बाज़ार में क्या अंतर है, किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ने से उसका लेस मात्र भी संभरण का मतलब पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिलता, तब ऐसे बाज़ार को अति अल्पकालीन बाज़ार कहते हैं। अर्थात पूर्ति की मात्रा केवल भंडार तक ही सीमित होती है, इसे दैनिक बाज़ार भी कहते हैं। शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं, दूध, सब्जी, मछली, बर्फ़ आदि का बाज़ार अति अल्पकालीन होता है। यानी ये रोज़मर्रा की दैनिक यूज़ की चीज़ें हैं, रोज़ मार्केट में आती हैं और एक शॉर्ट टाइम में जहाँ भी इनकी मार्केट होती है सब लोग वहाँ से ख़रीद लाते हैं। एक होता है अल्पकालीन बाज़ार। अल्पकालीन बाज़ार में मांग और पूर्ति के संतुलन के लिए कुछ समय मिलता है, किंतु यह पर्याप्त नहीं होता। पूर्ति में मांग के अनुसार कुछ सीमा तक घट बढ़ की जा सकती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं होती। यद्यपि पूर्ति का मूल्य निर्धारण में प्रभाव अति अल्पकालीन बाज़ार की अपेक्षा अधिक होता है, किंतु फिर भी मांग की अपेक्षा कम ही रहता है। दीर्घकालीन बाज़ार है तीसरा। दीर्घकालीन यानी दीर्घ का मतलब लंबा, लॉन्ग। जब किसी वस्तु का बाज़ार कई वर्षों के लंबे समय के लिए होता है तो उसे दीर्घकालीन बाज़ार कहते हैं। दीर्घकालीन बाज़ार में वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि इतने समय तक रहती है कि पूर्ति को बढ़ाकर मांग के बराबर करना संभव होता है। इस प्रकार के बाज़ार में मांग और पूर्ति का पूर्ण साम्य स्थापित किया जा सकता है। दीर्घकालीन बाज़ार में मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है और वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन व्यय के बराबर होता है। चौथा होता है अति दीर्घकालीन बाज़ार, यानी बहुत ही लंबा। अति दीर्घकालीन बाज़ार में उत्पादकों को पूर्ति बढ़ाने के लिए इतना लंबा समय मिल जाता है कि उत्पादन विधि तथा व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसे बाज़ार में पूर्ति की स्थायी रूप से मांग के बराबर किया जा सकता है, यानी पूर्ति को स्थायी रूप से मांग के बराबर किया जा सकता है। इस बाज़ार में समय की अवधि इतनी अधिक होती है कि उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, फैशन आदि के अनुरूप उत्पादन कर सकता है। इसके लिए नए नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं तथा उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद ग नंबर पर आता है बिक्री अथवा कार्यों की दृष्टि से। इसके आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें नंबर 1 होता है सामान्य अथवा मिश्रित बाज़ार। मिश्रित बाज़ार उस बाज़ार को कहते हैं जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यहाँ क्रेताओं को प्राय आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा विशिष्ट बाज़ार। विशिष्ट बाज़ार वे बाज़ार होते हैं जहाँ किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय होता है, जैसे सर्राफा बाज़ार और बाज़ार बजाजा, दाल मंडी, गुड़ मंडी, जैसे कि हमारे सहारनपुर में भी हैं। इस प्रकार के बाज़ार प्राय बड़े बड़े नगरों में पाए जाते हैं। तीसरा होता है नमूने द्वारा बिक्री का बाज़ार। ऐसे बाज़ार में विक्रेता को अपना संपूर्ण माल नहीं ले जाना पड़ता। वह माल को देखकर सौदा तय करते हैं तथा सौदा तय होने पर माल गोदामों से भिजवा देते हैं। इससे बाज़ारों का विस्तार होता है। क्रेता अपने घर बैठे ही नमूना देखकर तथा उनमें चुनाव करके बहुत सा सामान मंगा लेता है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारा ऑनलाइन भी बिक्री हो रही है, जिसमें कि व्हाट्सएप पर वो चीज़ें भेज दी जाती हैं और सिलेक्शन करके उनको ऑर्डर किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है ग्रेड द्वारा बिक्री का बाज़ार। इस प्रकार के बाज़ार में वस्तुओं की बिक्री उनके विशेष नाम अथवा ग्रेड द्वारा होती है। विक्रेता को न तो वस्तुओं के नमूने दिखाने पड़ते और न ही क्रेता को कुछ बताना पड़ता। ग्रेडिंग सिस्टम होता है। निरीक्षण बाज़ार, जहां वस्तुओं का निरीक्षण करके क्रय विक्रय किया जाता है, उसे निरीक्षण द्वारा बिक्री का बाज़ार कहते हैं। जैसे गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, घोड़े हैं, इनकी एक अलग से मार्केट लगती है और उसका पता रहता है कि हफ्ते में कहाँ ये मार्केट लगेगी। तो कुछ ऐसे बाज़ार हैं। छठा, ट्रेडमार्क का बिक्री बाज़ार। बिक्री की सुविधा के लिए बहुत से व्यापारियों के माल व्यापार चिन्ह के आधार पर बिक्री होते हैं। जैसे बिरला सीमेंट है, उषा मशीन है, लिरिल साबुन है, मदन कैंची आदि
जब ट्रेडमार्क द्वारा वस्तु की बिक्री की जाती है तो इसे ट्रेडमार्क का बाजार कहते हैं। उसके बाद घ आता है प्रतियोगिता की दृष्टि से। तो इस प्रतियोगिता की दृष्टि से नंबर 1 आता है पूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इस स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। कोई भी व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण वस्तु की बाजार में एक ही कीमत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि किसी स्थान पर मूल्य में भिन्नता हो तो दूसरे स्थान से वहाँ तुरंत माल आ जाता है और सब स्थानों पर मूल्य एक ही रहता है, समान रहता है। दूसरा, अपूर्ण बाजार। जब किसी बाजार में प्रतियोगिता सीमित मात्रा में पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अभाव होता है। बाजार में वस्तु का क्रेता या विक्रेता केवल एक ही होता है। एकाधिकारी का वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारी बाजार में वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें निश्चित कर सकता है, क्योंकि उसके एकाधिकार में एक ही आदमी के अंडर में वो सारी चीज़ें आती हैं और एक ही आदमी की सारी फर्म है या दुकानें हैं, तो वो मन चाहा जैसा चाहेगा उसका मूल्य निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है वैधानिकता की दृष्टि से। इसमें नंबर 1 होता है अधिकृत या उचित बाजार। अधिकृत बाजार में सरकार द्वारा अधिकृत दुकानें होती हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय नियंत्रित मूल्यों पर होता है। युद्ध काल अथवा महंगाई के समय में वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाती हैं। ऐसी दशा में सरकार आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित कर देती है और उनके उचित वितरण की व्यवस्था स्वयं करती है। नेक्स्ट नंबर 2 इसमें आता है चोर बाजार। युद्ध काल अथवा महंगाई के समय में वस्तुओं की कमी एवं अन्य कारणों से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, तब सरकार वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित कर उनके वितरण की व्यवस्था करती है। कुछ दुकानदार चोरी से सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेचने लगते हैं या बेचते रहते हैं। अधिकांशतः ऐसा कार्य अनधिकृत दुकानदारी करते हैं और ये बाजार अवैध होते हैं, वैध नहीं होते। नंबर 3 खुला बाजार। जब बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होता तथा क्रेताओं और विक्रेताओं की परस्पर प्रतियोगिता कंपटीशन मिलता है उनमें, तो इन आधारों पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है, तब इस प्रकार के बाजार को खुला या स्वतंत्र बाजार कहते हैं, अर्थात वहाँ एक पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।